General Secretary of the ICC, Employee Welfare Association of ONGC, and the Chief Engineer Mechanical Engineer. I am Ram Kumar, Vice President Central Working Committee. बात शुरू करने से पहले आपको सबको एक एक कागज अभी मिल जाएगा। मैं मोबाइल कागज कृपा करके अपना नाम, टेलीफोन नंबर और कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या करना है, किस संस्था से अटैचमेंट क्या करना है, ताकि हमारे पास एक हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अभी मिल जाएगा कागज। ये लिखने के लिए जब तक मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूँगा, उसके लिए वो आपको पहले मान लेता हूँ। तो जब तक मैं वो बोलता हूँ तब तक आप लिख सकते हैं। तो दूसरी बात है मुझे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं 49 स्टूडेंट था। उस वक्त से कुछ चीज़ें थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानकारी मिलना शुरू हुई। मैं एडमिट करता हूँ कि मुझ में एक कमी थी उस वक्त के अखबारों से और कुछ चीज़ों से जानकारी मिली थी। मैं डॉक्टर अम्बेडकर को अच्छा आदमी नहीं समझता। ये बताया गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर का टोटी बच्चा है, अंग्रेजों का पिट्ठू, आज़ादी का दुश्मन। उसके बाद मेरे विचार बदले, मुझे चले मिला, लोगों से बातचीत हुई और इंटरव्यू बदल गया था। मैं तो उनका भगत मानता हूँ। एक दिन उस वक्त मैं स्टूडेंट ही था। छोटी सी घटना बताता हूँ। अखबार में छपा कि आर्टिकल 17 पास हो गई कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा है अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, और उसके बाद कुछ कानून बनेंगे, ये होगा वो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई। लेकिन महीने साल अनटचेबिलिटी तो खत्म नहीं हुई। और यही था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उसने इस मर्ज को डायग्नोज करने के बाद भी इतना लिखने से कैसे तसल्ली होगी अनटचेबिलिटी से अबॉलिश। लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहा। और मैं 67 में जब पार्लियामेंट में आया तो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ी आर्टिकल 70 से संबंधित। कुछ नहीं मिला। मिस्टर सुभाष चंद्र कैशप, जो बाद में सेक्रेटरी जनरल रिटायर हुए लोकसभा के, उनसे मैंने पूछा कि मैं इस सब्जेक्ट को जानना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में तो कुछ है नहीं।
पुराने एमपी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उनसे भी कईयों से बात की, बैठते थे सेंट्रल हॉल में आके, लेकिन कुछ पता नहीं लगता, कोई नहीं बताता। कैशव से पूछा, ये डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी थे, सबको दो। उन्होंने कहा वो जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं, शायद उसमें से कुछ मिल गया। मैंने कहा बताइए। उसने कहा पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में कुछ कमेंट्रीज रखी हैं उस वक्त के लीडिंग लॉयर्स की लिखी हुई, जब संविधान बन रहा था, उसमें से शायद मिल जाए। अब जो नंबर आर्टिकल 17 है, उस वक्त नंबर कुछ और था, उसके हिसाब से मैं 12-14 कमेंट्रीज हैं, एक एक पढ़नी शुरू की, आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ के छोड़ देता था, और एक में से मिल गई बड़ी स्टार्टलिंग चीज जो मैं देखकर हैरान था। और उसमें ये था कि आर्टिकल 17 की वर्डिंग डॉक्टर अंबेडकर की नहीं है। आर्टिकल 17 के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ड्राफ्ट था, इट वॉज नॉट अलाउड इवन टू बी डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये बड़ी स्टार्टलिंग चीज थी मेरे लिए, आप में से भी कुछ लोगों के लिए तो होगी। मैं तो ये तो नहीं कहता किसी को भी पता नहीं है, मौर्य साहब को मेरे से बहुत ज्यादा पता, मैं तो उनके लिए बिल्कुल उनको गुरु मानता हूं। डॉक्टर अंबेडकर का जो ड्राफ्ट था, मैंने उसको फिर एक आर्टिकल में अखबार में छपा। जात पात की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाया था उन्होंने, लेकिन ये नहीं होने। ये सच्चाई है कि आर्टिकल 17 का जवाब देते वक्त डिस्कशन का डॉक्टर अंबेडकर ने लिया, बहुत मामूली था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब इससे कुछ गलतफहमी मुझे वहां से हुई 67 में आते ही, इसलिए कहा कि मैं 67 में जो एमपी बना वहां से शुरू करता हूं। अब बहुत अफसोस हुआ, और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं बाबा साहब के बारे में तो आज भाषण नहीं दे रहा, लेकिन एक बता देता हूं कि आर्टिकल 370 जिसका पूरे देश में चर्चा है, वो भी डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई नहीं। उसके बारे में दो लोग बता देता हूं। एक बड़े व्यक्ति ने, मेरी कठिनाई है कि जिस पोस्ट पर हूं उसके कारण मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, जो मैं बात कहूंगा कि उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर को जाकर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा क्या विशेषता है, क्यों किया जाए? उन्होंने कहा बॉर्डर स्टेट है। डॉक्टर साहब ने कहा बॉर्डर स्टेट तो और भी है, सबको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा माइनॉरिटीज कम्युनिटी की डोमिनेशन है वहां, कहने लगा इसीलिए और स्टेट तो खास चीज बताओ जो आपके लिए। उन्होंने कहा मेरा प्रेस्टीज का सवाल, ये लिखा हुआ है कमेंट्रीज में जो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा आई एम नॉट फॉर इंडिविजुअल, आई एम फॉर द कंट्री। और डॉक्टर शेख अब्दुल्ला मायूस होकर उन्होंने उन सज्जन को बताया जाकर जिन्होंने भेजा था, तब उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा मुझे यही उम्मीद थी साथ में, इनकार ही करता। और उन्होंने आयंगर को बुलाया, वो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, और कहा कि ये जो ड्राफ्ट उन्होंने ड्राफ्ट कर दी। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो डिस्कशन के लिए आई, लोग डॉक्टर अंबेडकर की तरफ देखने लगे। एक ऑनरेबल मुसलमान मेंबर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, उसकी कमेटी में है, उसने खड़ा होकर कहा कि ये किसने कहा आपको, किसने मांगा था? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लिखा है, हम कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है। जब उसने ये कहा तो लोग डॉक्टर अंबेडकर की तरफ देखने लगे, वो नहीं खड़े। उन्होंने आयंगर को इशारा किया, आयंगर खड़ा।
अम्बेडकर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो इत्तेफाक से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से मुतल्लिक जो कमेंट्रीज थी उनमें से सब तो नहीं दी जा सकती, लेकिन अब मतलब की चीज पड़ा। 1966 में मैं जो पार्लियामेंट में नहीं था, मैं तो अगले साल आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सीनियर ऑफिसर मिस्टर एन.के. बोस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बड़े सीनियर ऑफिसर, उन्होंने गुवाहाटी से बयान दिया, अखबारों में छप गया कि रिजर्वेशन बकवास है, खत्म होनी चाहिए। इस पर रूलिंग पार्टी के मेंबर मिस्टर डी बासुमतारी ने, जो आसाम से थे, बाद में पार्लियामेंट्री कमेटी के पहले चेयरमैन बने, उन्होंने लोकसभा में सवाल उठाया, कोई पॉलिटिशियन कहे कि रिजर्वेशन का पीरियड बढ़ाओ या रिजर्वेशन को खत्म करो, सुन में आ सकती है बात। गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये बात क्यों कही, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि एन.के. बोस को, जिसने रिजर्वेशन अबॉलिश करने की मांग की, देयर शैल बी एन ऑफिसर टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। एक ऐसा आदमी जिसने ये कहा रिजर्वेशन खत्म करो, उसको कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लगाया। उससे क्या उम्मीद करेंगे या तो अंदाजा लगा देंगे। उसने आते ही लगते ही पहला काम किया, कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रीजनल ऑफिसेज होते थे यूपी में और बड़ी बड़ी स्टेट्स में सब होते थे, कुछ स्टेट्स तो बनी ही बाद में, उसने आते ही वो सारे तोड़ दिए। केवल एक आर.के. पुरम में कमिश्नर का दफ्तर रह गया। पहले उसके रीजनल ऑफिसेज रिपोर्ट भेजते थे कमिश्नर को कि यूपी में ये काम हो रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, बिहार में ना हो और बात होती भी थी। Now the commissioner was deprived of his eyes and ears. उसको राबड़ी देवी से पूछना पड़ेगा आपके बिहार में क्या हो रहा है। कौन सा कुम्हारा जो कहेगा मेरे बर्तन खराब है। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई, वो एक अलग कहानी है। कैसे बनी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली मीटिंग में हमने ये पास किया कि रीजनल दफ्तर रिस्टोर होने चाहिए। नहीं, नगर एन.के. बोस को वहां बुलाया गया ये जानने के लिए कि शेड्यूल ट्राइब को कंट्री की मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है। कहा क्या नहीं कहा। वहां से एक पीएम था कोई, मैट्रिकुलेट होगा जरूर, उसने मुझे चिट्ठी लिखी, मैं पार्लियामेंट में था, चेयर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा मकान नंबर नहीं जानता था, और उसने कहा तुमने आंध्रा में एक लड़का जिंदा जला दिया था, उसका सवाल तो उठा दिया था पार्लियामेंट में, ये क्यों नहीं उठाते, बोस ने क्या कहा है। और मुझे पता ही नहीं था क्या कहा है। उसने भी थोड़ा सा हवाला दिया कि ये कहा। तो विमल चंद्र हमारे डिप्टी कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, मैंने उनको पार्लियामेंट से टेलीफोन किया कि मुझे ये चिट्ठी आई है, ऐसा कुछ कहा है कि बोस ने। उनका मुझे तो जानकारी नहीं, और ऐसा लगता है कि कहा नहीं गया। मगर भाई वो आदमी मुझे क्यों चिट्ठी लिखता श्रीनगर, कुछ तो कारण होगा। विमल चंद्र ने कहा इत्तेफाक की बात आज बोस छुट्टी पर है, और कॉन्फिडेंशियल पेपर की अलमारी में है, उनकी चाबी मेरे पास है, कड़े मुड़े। मिनट के बाद ही मुझे टेलीफोन किया, गुरुधान जी आपकी बात की, साइक्लोसाइड पेपर का डब्बा पड़ा है अलमारी में, और मैं 2 कॉपियां उसकी भेज रहा हूं, 2 कॉपियां, उनमें क्या लिखा था वो बताओ। लेकिन दूसरी रिकमेंडेशन ऐसी है जो यकीन नहीं करेंगे आप, लेकिन वो रखी है, कमिश्नर के दफ्तर में भी होगी, पार्लियामेंट में भी है। दूसरी रिकमेंडेशन थी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को, लड़के लड़कियों को 10वीं क्लास से आगे पढ़ने मत दो। ये रिटन रिकमेंडेशन थी।
उनको इंडस्ट्री का थोड़ा काम सिखा के पांव पर खड़े कर। मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के नाम, 80 मेंबरान पार्लियामेंट ने दस्तखत किए उस पर, जिनमें बूटा सिंह के दस्तखत भी थे। बाद में हेल्थ मिनिस्टर बने कर्नाटक वाले, किसी को पता नहीं होगा कैसे रिकमेंडेशन ठीक हुई। तो बच्चों को 10वीं क्लास से आगे पढ़ना ही ना दो, तो उसको हटाने की बजाय 1 साल की एक्सटेंशन दी गई। कमिश्नर 3 साल के लिए होता है, उसको 4 साल के लिए रखा। इस बैकग्राउंड में क्या उम्मीद कर सकते हैं उन ब्यूरोक्रेट से या उन लोगों से जो पॉलिसी बनाते थे कि हमारे लिए कुछ होगा। There shall be reservation for these people as nearly as possible equivalent to their population. ये शब्द है, as nearly as possible equivalent to their population. बाबा साहब ने लिखा तो इसलिए होगा कि as nearly as possible लिखकर शायद वो परसेंटेज से कुछ ज्यादा दे दें। नतीजा हमारे सामने। मैंने कुछ सोचकर एक ड्राफ्ट किया बिल और उसमें लिखा नॉट लेस देन देयर पॉपुलेशन, एज नियरली एज पॉसिबल की बजाय नॉट लेस देन देयर पॉपुलेशन। उस वक्त क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में काम कर रहा था, स्पीकर थे ट्राइबल नाम जी स्वच्छ, उन्होंने भी मेरे साथ काम किया था पार्लियामेंट कमेटी में। तो मैंने ये बिल पेश कर दिया, बिल प्रिंट होकर सर्कुलेट हो गया, महीना हो गया। मैंने अंडर सेक्रेटरी से पूछा भाई मेरा बिल कब आएगा, उसने कभी नहीं आया। क्या मतलब उसने सर्कुलेट क्यों किया? नहीं साहब वर्किंग देख लो पार्लियामेंट में, मैं बता देता हूँ आपको, बताइए क्या बता। कहेंगे 500 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट है, सब बिल पेश करने वाले तो लॉटरी आ। अगर लॉटरी में खुशकिस्मती से आपका बिल आ गया तो आ गया, वरना आपकी टर्म पूरी हो जाएगी, बिल नहीं आएगा। मुझे बहुत अफसोस है, तो आज मैं खुद भी डिस्कस कर रहा हूँ। कल उसको आप लिखो कि मेरे बिल को ए कैटेगरी दी जाए, अगर ए कैटेगरी मिल गई तो इमीडिएटली डिस्कशन के लिए आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। मैंने जीजी सेल से बात की, वो कहने लगे तो बहुत अच्छी बात करो, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों को ही लाभ होगा। आदरणीय मौर्य जी कह रहे थे कि ट्राइबल को छोड़ना नहीं, बड़ी अपने साथ रखने वाली बात है। तो समझे ठीक है, एप्लीकेशन मुझे दे दो और प्लान डेट को मीटिंग है, उसमें आप आ गए। तो मैं बैठ गया मीटिंग में जाके, 5-6 मेंबर बैठे और मेरी पार्टी का मेंबर भी इत्तेफाक से हाजिर नहीं हुआ उस दिन, वरना मैं कम से कम उसको तो कह देता भाई तुम्हारा रूटीन के मुताबिक मैं बैठ गया था। एक मिस्टर पटनायक थे, डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा, ठीक है, हाँ, काफी हॉट हेडेड थे, एमपी बात करते हुए डरते थे। किसने उन्हें सर साहब आपके हाथ में ही काटा देता। मैंने कहा पटनायक यू आर जस्ट ए क्लर्क इन दिस कंट्री, यू कांट पास सच टू। उसको गुस्सा आया तो उसको समझ बोलता ही था, कह रहा मुझे यदि सर्च करें मैंने इससे ज्यादा करूंगा ठीक हुआ। उन्होंने थैंक यू साहब। बड़ी टेंस सिचुएशन होगी। सोहेल ने कहा मिस्टर सुल्तान आप क्यों एक कैटेगरी में आते हैं, जरा ये बता। जी ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा है कि सारे के सारे पॉलिटिशियन पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट में ये कहते हैं हम शुल्का छूट रहे के लिए यहाँ सब कुछ है। इस बिल की पार्लियामेंट में जाके क्या फेट होगी मुझे नहीं पता, तो बाद में देखिए। ये 6-7 मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं
ये कितना इंसाफ करते हैं शोलकार शूलकार के लिए मुझे आता है और टेंस हो गई। एक मेंबर थे आंध्र प्रदेश के टी विश्वनाथन या कुछ ऐसा नाम, उसने कहा कि मैं इसके हक में हूं, ये कैटेगरी आई एम फॉर इट। स्वेल साहब ने मदद कर दी, उसने कहा आज तक इस कमेटी में कभी वोटिंग नहीं हुई, एक ऑनरेबल मेंबर की तरफ से सुझाव आ गया कि दे दिया जाए, फेल हो गया, एक कैटेगरी में। पटनायक ने एक दूसरी एप्लीकेशन दी कि जी सूरजभान तो बड़े जूनियर मेंबर हैं, आचार्य कृपलानी की भी एक एप्लीकेशन है, उन्होंने भी एक कैटेगरी मांगी अपने बिल के लिए। वो था कि जो देते हैं ना पद्मश्री फलाना, ये बंद कर दिया जाए, उसको भी एक कैटेगरी मिली। मीटिंग खत्म हो गई। दूसरे दिन मैंने पटनायक से पूछा उनके कमरे में जाकर कि भाई इस फ्राइडे को आ रहा है ना मेरा बिल, बैठिए बैठा लाया गया। मगर मेरी कोई बात नहीं लगी क्योंकि फिर तो लॉटरी होगी, मैं बुला लो आचार्य के जाने नहीं, आपके सामने भी हो जाएगी, एक मेंबर होना चाहिए कर लो। मैंने कहा 50% चांस क्यों खो मैं, और इत्तेफाक से लॉटरी निकलाएंगे। अब आगे बिल की फील्ड देखिए, क्योंकि वक्त कम था, नेक्स्ट फ्राइडे को, अगले फ्राइडे को 2-3 दिन के बाद आना था, चर्चा ज्यादा हो नहीं पाई गवर्नमेंट लेवल पर। वाई चौहान होम मिनिस्टर, अफसरों ने सुझाया होगा उनको कि इनको कहो अपने बिल को एक्सप्लेन कर। वाई चौहान ने खड़े होकर कहा कि आप अपने बिल को एक्सप्लेन करें। मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता था, क्यों नहीं करना चाहता था बता दूंगा। तो मैंने कहा इसमें एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं कुछ, नॉट लेस देन देयर पॉपुलेशन लिखा है, इसमें एक्सप्लेन क्या करो। और नहीं, देखिए बात ऐसी है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं करते तब हमें इसके खिलाफ वोट डालना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं चाहिए। इसलिए या तो इसको पोस्टपोन कर दीजिए नेक्स्ट उसके लिए, और या एक्सप्लेन करिए। मैंने कहा पोस्टपोन कर दिया, और नेक्स्ट फ्राइडे इस सेशन में नहीं आता था। एक प्राइवेट मेंबर बिल के लिए होता है, एक बिल के लिए होता है, लिमिट में बढ़ जाएंगे। असेंबली में कितने सैकड़े बढ़ाएंगे पता नहीं, रिजर्वेशन में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। भाई ये ठीक है क्या? मुझे बिल्कुल ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। 1.8 है तो 2 हो जाएंगे, लेकिन ये बिल पास होने पर नॉट लेस देन देयर पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन 1.1 भी है तो 0.1 विल नॉट बी, 0.1 की भी एक सीट बन जाए। इस तरह से कुछ चीजें बढ़ेंगी। मैंने वाजपेयी जी से कहा बताइए मैं क्या हूं, चलेगा जो सोचकर बिल ड्राफ्ट किया है वही बोलो, हम पर तो इल्जाम है कि हम उनके खिलाफ हैं, ये है वो, तुम बोलो। मैंने बोला, सब कुछ कह दिया। उसके बाद फिर चौहान साहब ने कहा, हक में बोले सो कि आप इसको 2 हफ्ते के लिए आप पोस्टपोन करें। एक फ्राइडे बीच में आता है, उसमें दूसरा होता बिजनेस बिल की रेजोल्यूशन होता है, तीसरा फ्राइडे फिर आ गया। मैंने मान लिया, मुझे पता था नहीं तो अगेंस्ट तो हो गए। जब वो तीसरा फ्राइडे आ गया, सेंट्रल हॉल में बैठे कॉफी और चाय पी, सिर्फ 2 मिनिस्टर अंदर थे, एक होम मिनिस्टर वाई चौहान और एक पार्लियामेंट्री अफेयर। बिल पर वोटिंग हुई, 112 आदमी कुल हाजिर थे, 110 आदमियों ने हक में वोट डाली। जो 2 मिनिस्टर थे उन्होंने अब्सटेन किया, खिलाफ तो नहीं डाला। % हाजिर होना चाहिए, उसका 2/3 उसके हक में वोट डाले तब पास हो सकता है बिल। इससे भी कुछ अंदाजा लगेगा क्या नीयत है।
बाकी बिल्स के बारे में जिक्र नहीं करता। सर्विसेज के लिए भी था, एक्ट बनाने के लिए मैंने तो आपको बनाना नहीं आता, मैं बट इट वॉज डिफीट, सिंपल मेजोरिटी से डिफीट। मैंने उस बिल में लिखा था कि जो रिजर्व पोस्ट के अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी के आदमी को नहीं लगाएगा उसको 15 दिन की कैद होगी, 500 रुपए जुर्माना। इवन रूलिंग पार्टी के लोगों ने शिकायत की कि 15 दिन क्यों रखा, 15 साल क्यों नहीं रखा, 500 क्यों रखा है, 50,000 क्यों नहीं रखा। मैं क्या गवर्नमेंट सर्विस रूल कहते हैं कि अगर एक दिन की भी सजा हो जाए तो गवर्नमेंट सर्विस से जाना है। कोई आदमी सर्विस को खतरे में नहीं डालेगा, रिजर्व पोस्ट पर नॉन रिजर्व को नहीं डालेगा। ऐसे ही अगर 50 से 1 रुपया भी फालतू जुर्माना हो गया तो नौकरी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं था, सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता। दो चीजें और कमेटी बनाई उस वक्त की गवर्नमेंट ने, बी.एन. लॉकूर कमेटी। सीनियर अफसर थे, 2 अफसर उनके साथ और जो है, उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई कि तुम अपना ओरिजिनल काम करते हुए 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दो कि शेड्यूल्ड कास्ट में से कितनी कास्टें तरक्की कर गई हैं, अमीर हो गई हैं, उनको काट देना चाहिए उसमें से, और शेड्यूल्ड ट्राइब में से भी कितनी ट्राइब्स हैं जो अब रिजर्वेशन की जरूरतमंद चाहिए। उन अफसरों ने, तीनों अफसरों ने किसी की झोपड़ी नहीं देखी, जाके दिल्ली से बाहर नहीं गए एयर कंडीशन कमरे में, 3 महीने की बजाय अपना असली काम करते हुए 3.25 महीने में रिपोर्ट दे दी कि शेड्यूल्ड कास्ट में से 35 कास्टों को निकाल दो और शेड्यूल्ड ट्राइब में से 65 ट्राइब को निकाल दो। ये रिपोर्ट आज भी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है। मैंने एक मेंबर पार्लियामेंट पुराने पंजाब के मास्टर साधुरा फगवाड़ा से, मैंने उनसे कहा मास्टर जी ये रिपोर्ट रखी है ऐसी, ये तो बहुत खतरनाक है। कहने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं मास्टर जी अगर मेरी बात ठीक होती तो मैं मान लेता, बदकिस्मती से मेरी बात ठीक है, और जिस दिन ये बी.एन. लॉकूर कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होगी आप लोग हाथ उठा देंगे, पास होगी बगैर जाने के। है क्या रिपोर्ट? लोग ऐसी हो ही नहीं सकती। मैं चलो मैं दिखा, आज भी मौजूद है, इंग्लिश में है रिपोर्ट, दिखाई उनको, मुझे कुछ पता नहीं था। हमने लॉगिंग की और कहा वही से रिपोर्ट को रिजेक्ट करा, इट वॉज रिजेक्ट, नहीं तो जड़ें कट जाती। कागजों में शेड्यूल कास्ट नहीं रहने थे, वैसे तो शेड्यूल कास्ट थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनकी ये स्कीम पास नहीं हुई, एक और कमेटी बनाई, एलिया पेरुमल कमेटी। एलिया पेरुमल एक मेंबर पार्लियामेंट का नाम था। उसके जिम्मे काम सौंपा गया, तुम ये बताओ हिंदुस्तान में छूटछाट है कि नहीं। रखिए रिपोर्ट, कर्नाटक। उस कमेटी ने इंटरिम रिपोर्ट दी लगभग 1 साल के बाद, और उसके सभी मेंबरों ने दस्तखत किए कि हम जहां भी गए एलिजिबिलिटी है। गवर्नमेंट चाहती थी रिपोर्ट ये आया कि एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, इंटरिम रिपोर्ट ये आ गई, जिसका मतलब फाइनल रिपोर्ट भी यही होगी। ये इंटरिम रिपोर्ट आने के बाद वो गवर्नमेंट की कमेटी थी, दफ्तर को ताला लगा दिया गया, सेक्रेटरी विड्रॉ कर दिया गया, स्टेनो विड्रॉ कर दिया गया, कोई टाइपिस्ट, कोई कुछ नहीं। एसएम सिंधिया के घर पर बैठकर ड्राफ्टिंग हुई सारी, अपने पैसे पर गवर्नमेंट कमेटी की रिपोर्ट को सेव किया, किया। उस कमेटी के, एलिया पेरुमल कमेटी के एक मेंबर थे मिस्टर आर अशोका, केरल के। उनको एक मंत्री महोदय केरल से हवाई जहाज में बिठा के लाए।
और एन सुंदरम नाम के डायरेक्टर सोशल वेलफेयर थे। हाँ, एक बहुत बड़े आदमी के दामाद थे। आप किसी स्कूल के नाम से एप्लीकेशन दे दो, हम आपको काफी बढ़िया अमाउंट दें और आपको इस कमेटी के लिए डेसेंटिंग नोट देना होगा। इसको पता भी नहीं था डेसेंटिंग नोट क्या होगा, ऐसे था मेरे साथ। उन्होंने अपने स्टेनो को डिक्टेशन दी, स्कूल के नाम की एप्लीकेशन भी टाइप हो गया, डेसेंट्री नोट भी टाइप हो गया और उस एप्लीकेशन में 3 लाख रुपए मांगे गए। डेसेंट्री नोट उसने कमेटी को दे दिया। कमेटी के चेयरमैन और बाकी मेंबर्स ने कहा इसने इंटरनल रिपोर्ट पर साइन किए थे, उसने डेसेंट्री नोट ये लिखा था हिंदुस्तान में छूटछाट नहीं देती, खत्म हो गई। ये मैंने बाकी मेंबर्स ने लिखा इसने इंटरनल रिपोर्ट पर साइन किया, कैसे कहता है इसकी जानकारी मिली। मैं खुद पार्लियामेंट्री कमेटी, मैंने चेयरमैन मिस्टर डी बासुमतारी को कहा, इफेक्ट्स में इसलिए बता रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबल आदमी है आप, कुछ जानकारी मिले जो सब चीजें सबकी जानकारी में नहीं है। मैंने डी बासुमतारी को कहा कि मैं ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के दफ्तर से मांगता हूं। एप्लीकेशन में 3 लाख वाली, लेकिन उसके साथ मैंने 4-5 डॉक्यूमेंट और लिख दिए कि डिस्पैच रजिस्टर चाहिए, रिसीट रजिस्टर चाहिए, कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहिए, पता न लगे क्या बोले चिट्ठी करेगी डॉक्यूमेंट मांगे। उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के सेक्रेटरी मिस्टर मल्होत्रा उनको टेलीफोन किया, ये डॉक्यूमेंट क्यों मांगे, पता करके बताओ। उसने चेयरमैन से पूछा कि आपने किसी को डॉक्यूमेंट नहीं है, कहा के लिए मांगे, मुझे बता दिया। चेयरमैन ने कहा जी कहा के लिए मांगे, मगर इसको मल्होत्रा को भेज दे, यहाँ से मैं बता दूंगा। ये तो सेक्रेटरी है, क्या मुझे बताना पड़ा। और मैंने मल्होत्रा को कहा इस बात को कहीं लीकेज नहीं करना। इत्तेफाक से सुंदरम गलती कर गया, उसने जवाब भेजते हुए कहा ऐसा कोई नोट नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट जो आपने मांगे वो डिस्टर्ब हो चुके। शॉर्ट एंड नोटबुक में कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं। चेयरमैन ने चिट्ठी जब मुझे दिखाई, मगर सुंदरम को कैसे पता लगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट मांगे हैं, उसने कैसे लिखा कि ये ऐसा कोई नोट नहीं। इलेक्शन नहीं हुआ, मल्होत्रा को मेरे साथ को करा दिया, वो भी अब नाउ ही सेक्रेटरी है ना, मल्होत्रा जो हमारा सेक्रेटरी था, नो नॉट मल्होत्रा, वो मल्होत्रा जेसी मल्होत्रा बात का वो आदमी पहले रिटायर हो गया। उसने मुझे बाद में कहा मेरी ट्रांसफर रुकवा दीजिए, मेरी शादी जगाधरी में है, मेरी मैं जगाधरी याद आ गई। उसके बाद मैंने इस इशू को पार्लियामेंट में, मैंने कहा इस कमेटी के साथ ये बंगलिंग हुई है और एक आदमी को ऐसा कोई नोट कोई लालच नहीं। सब मेंबर्स मेरी तरफ देखें हाउस में जो मौजूद थे। मैंने कहा मेरे ये कहने से कि ये बात ठीक है, आपके कहने से कि गलत है, मामला खत्म नहीं होता। आप ये बताइए क्या आर अच्युतन की एप्लीकेशन 3 लाख रुपए के आपके रिकॉर्ड में है? उसने कहा एप्लीकेशन तो है लेकिन हमने रिजेक्ट कर दी। कब रिजेक्ट की थी? देर तक डिस्पैच बताइए। नहीं, जवानी कर दी। उसका एक नतीजा तो हो गया कि बेईमान को 3 लाख रुपए नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सब टाइम आपका लेना चाहूंगा। बड़ी की गवर्नेंस कमेटी है, इस पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ भी बहुत गड़बड़ें हुई हैं। मैं जब 71 के चुनाव में हार गया, थोड़ा आगे आ जाओ, कुर्सी है खाली, तो
कमेटी तोड़ दी गई थी 71 के बाद में रेस्टोर हुई। वो कहानी तो उसकी लंबी है, कोई कमीशन नेशनल का चेयरमैन इसके SC/ST का कमीशन का था, उसका मैंने बता दिया इनके पोस्ट का। पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस नहीं करता। जब मैं सेकंड टाइम आया और ये देखा, मैंने कहा ये तो गलत है। वो कहेंगे साहब ये तो कंडीशन से लिखेंगे। मैं कहा देखो इसमें ये भी कंडीशन है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की वेलफेयर के लिए कोई भी आइटम आप ले सकते हैं। कोई भी आइटम में आता है कि नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टेकअप करती रही, आज भी टेकअप कर रहे हैं। ऐसा है कुछ दोस्तों को इंडिविजुअल कास्ट में, ग्रुप कास्ट में कुछ चीजें पहले बताया, इस किसी डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा वक्त बस। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में मैंने सवाल उठाया कि 1980 में हम लोगों की लड़के स्पेशल कंपोनेंट बनाई, 78 में कंपनी बहस वगैरह हुई, 60 मैक्सिमम 9% तक था। एक अपना शेड्यूल कास्ट ऑफिसर चंद्रपाल नाम से, उसने स्कीम बनाई स्पेशल कंपोनेंट प्लान की, और उसके अंडर उस प्लान के तहत 2 साल 21% खर्च हो गया, जो वहां की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन उसके बाद एक मुख्यमंत्री आया, उन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान को और कुछ सभी वक्त जॉब नहीं मिला। मैंने ड्राफ्ट करके दे दिया मुख्यमंत्री को, ये कुछ करो, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ये इश्यू इससे ज्यादा लंबे लफ्जों में गवर्नर्स कमेटी के सामने रखा। फिर मैंने कहा शेड्यूल ट्राइब की स्कॉलरशिप की अमाउंट के बारे में मैंने 6 दिनों का सर्वे करवाया था। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 करोड़ रुपए का घपला निकला, लखनऊ का 1.5 करोड़ का घपला निकला। उसके बाद मैंने पूरी स्टेट में ऑर्डर दिए कि सबका सर्वे करो, कई लोग सस्पेंड हो रहे हैं, हो रहा है। एक केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट पास हुआ 98, उसके तहत ये लिखा है कि DSP इंक्वायर करेगा हर केस। ये भी बात मैंने कही है गवर्नर कॉन्फ्रेंस में, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को। एक लास्ट आइटम की और 24 अप्रैल लास्ट ईयर मेरे पास एक अफसर आया फैजाबाद एग्रीकल्चर में, और उसने कहा कि परसों आप वहां आ रहे हैं। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, आपके हाथ में एक जाति करो, क्या होगा? कहने लगे 6 लड़के हैं BSc एग्रीकल्चर में, एक सब्जेक्ट में टॉप किया है, उनको आप गोल्ड मेडल देंगे। ये तो अच्छी बात है, देना चाहिए। कहने की बात तो आ गए हैं उसको, क्या है? कानून से पिछले साल मुकेश नाम का एक विद्यार्थी जो 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया था, एक में नहीं। लेकिन क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट का उसका गोल्ड मेडल कट गया, वो वाइस चांसलर के लिए, चांसलर के सर्टिफिकेट के लिए, गोल्ड मेडल के लिए एंटाइटल था, उसका कट गया क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट मेडल नहीं आता। डायरेक्ट एजुकेशन में भी लिखा डिसेंटिंग नोटिस को गोल्ड मेडल मिला, लेकिन एकेडमिक काउंसिल ने कहा कि नहीं। मैंने वाइस चांसलर को टेलीफोन किया, ये क्या है और क्यों की, कैसे हुआ? उसने कहा कि स्टडी टूर था एक बच्चों का, उसने अपने साथियों के साथ मिसबिहेव किया, टीचर के साथ। भाई अगर इतना बड़ा ऑफेंस था, इसका गोल्ड मेडल कट जाए चांसलर का 6 सब्जेक्ट में टॉप करने के बाद भी, उसकी FIR तो दर्ज हुई होगी। FIR तो मैं कान खोल के सुनूंगा, सोचूंगा परसों आऊं कि ना आऊं। अगर कन्वोकेशन में आ भी गया, मैं ये भी सोचूंगा 6 स्टूडेंट को भी दूं कि ना, रातों का कसूर तो कुछ नहीं। वाइस चांसलर कहा जी आप आ जाइए मुकेश को, और कुछ लंबी कहानी है, लेकिन मैंने कहा कि जो
जिसने बीएससी एग्रीकल्चर में टॉप किया 6 सब्जेक्ट में और गोल्ड मेडल कट गया, वो तुम्हारी तो पूरे तो पूछा इंस्टीट्यूट से आया, यहाँ आके किसने टॉप किया मीटिंग में। तो मैंने कहा मैं यूपी का गवर्नर हूँ, स्पेशल कंपोनेंट प्लान स्कॉलरशिप की बात और वो एट्रॉसिटीज वाली बात और ये जो केस कर दो, मैं कहा मैं यूपी में जानता हूँ कि यूपी में ये कुछ होगा, बाकी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो सिक्किम के गवर्नर वो इत्तेफाक से हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा यही कुछ हो रहा है बाकी हिंदुस्तान में। तो राष्ट्रपति जी ने प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके वहीं डिक्लेयर कर दिया गवर्नर की ये तो फॉर्मेशन होगी। आपको थोड़ा ही उस कमेटी ने काम शुरू कर रखा है अपना। मैंने उसके जरिए आंकड़े मांगे हैं कि पिछले 53 साल में जब से आजाद हुआ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या खर्च किया, यहाँ पे मिल जाएंगे वो दे देंगे कोशिश, फिर उन तक पहुंचा क्या है इसका सर्वे करना चाहते हैं। 3 स्टेट में, महाराष्ट्र में, यूपी सबसे बड़ी है और उड़ीसा ट्राइबल उस हालांकि वो सैंपल ही होगा 3 स्टेट का, उससे अंदाजा लग जाएगा हिंदुस्तान की का। फिर आगे तो ठीक नहीं होगा। मेरे पास है रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी जो हैं उनके दस्तखत हैं उस पहले पर, उन्होंने लिखा है उस रिपोर्ट में अपने कि 9 करोड़ 37 लाख जमीन तो ऐसी है जो आसानी से अभी कम फिगर नहीं, 9 करोड़ 37 लाख एकड़, उस पर थोड़ा सा एक माननीय गवर्नर ने कहा था कि ये क्या फायदा होगा। मैंने कहा कि 2-2, 3-3 एकड़ बांटता हूं शिवका चुनराई और उससे अलहदा है जमीन रेलवे लाइन के दोनों तरफ, उससे अलहदा है जमीन वो जो 100-150 साल से ट्राइबल खेती कर रहा है लेकिन पटवारी के अकाउंट में वो जंगल लिखा ज्यादा हो जाती, कम से कम 10 करोड़ एकड़ तो है। इस 10 करोड़ एकड़ के लिए हमने सोचा ये है कमेटी लगभग एग्री करती है, वो एक आदमी डिफर कर रहा था वो भी एग्री करते हैं। उसमें हमने कहा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग हालांकि फेल हुई सकते, लेकिन एक कोऑपरेटिव फार्मिंग बना दो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 15-20 आदमी इंक्लूड कर लो, 2-2, 3-3 एकड़ बना दो, उस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक ट्रैक्टर दे दो आसान किस्तों पर, 4-5 कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक बुलडोजर दे दो लैंडिंग के लिए, उनको जिप्सम दे दो उसको जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए। ये मैंने जानबूझ के कहा है कि जमीन कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी जाए, इंडिविजुअल्स को नहीं, क्योंकि कड़वा तजर्बा है कि इंडिविजुअल अपनी जमीन बेच वो रहेगी उन्हीं के पास, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर वही हैं, उनको कहेंगे 2-2.5 साल में ये भी जमीन काबिल कास्ट हो जाएगी, ये सोसाइटी इसकी मालिक हो जाएगी, तुम इसके मालिक हो जाएगी। जब तक वो काबिल कास्ट नहीं होती, लोगों को, गरीब लोगों को मिनिमम वेज एक्ट के मुताबिक उसको ताकि अपना पेट पाल करें। जब उनको पता होगा कि ये जमीन तो हमारी होने वाली है, वो 8 घंटे की बजाय 12-14 घंटे काम करें, 1.5 साल में चाची कर। हिंदुस्तान की सरकार को लगभग 10 करोड़ एकड़ जमीन तो जो बेकार पड़ी है वो कारावास है इसमें अनाज करना, और ये कम से कम 3 करोड़ फैमिलीज 3-3 एकड़ भी देते हैं, 3 करोड़ फैमिलीज अपने पांव पर खड़ी हो जाएंगी। एक जेंटलमैन ने आर्गुमेंट दिया था वहां कमेटी में कि आपको गरीबी बांटने की बात है, 2-3 एकड़ में क्या कर पाए, मैंने कहा गरीब तो पहले ही और क्या बांटना है, बट लैंड हैज बिकम ए सिंबल ऑफ स्टेटस इन द कंट्री, और जब उसको 2 एकड़ जमीन मिले वो कहेगा मेरे खेत में आ जाओ। इस पर तो लगभग सहमति हो गई,
मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप कुछ सुझाव दें। ये रिपोर्ट मिडिल ऑफ अप्रैल फाइनलाइज हो जाएगी। अप्रैल के एंड में हम राष्ट्रपति जी को सबमिट करेंगे। उससे पहले पहले लैंड से संबंधित वैसे 20वां आइटम और भी है, जैसे मैंने एक छोटी सी चीज कर रखी था कि आज कॉयर बोर्ड है, नारियल के छिलके के लिए बोर्ड है, खादी बोर्ड है, लेकिन लेदर बोर्ड कोई नहीं। जूते ये बनाते हैं, बाटा की मोहर लगती है, 3 गुने दाम पर बिकते हैं, एक्सपोर्ट होता है, कीमती कॉस्ट पर होता है, सब कुछ इनको कुछ नहीं होता। ऐसी बहुत सारी आइटम है तो सोचिए, लेकिन आप ये ना सोचिए कि पता नहीं पहले इम्पोर्ट करके आप अपनी तरफ से दे दीजिए। एक आइटम और है कमेटी के गवर्नर्स कमेटी के, मैंने कमेटी के चेयरमैन मिस्टर पीसी अलेक्जेंडर है, सीधे मोस्ट गवर्नर है, उनको एक लेटर लिखा, उसमें लिखा जो कुछ मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो यहाँ रेजिमेंट्स थी, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, 2 रेजिमेंट्स और थी, महार रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट। ये दोनों तो होती सरकार। डॉक्टर अम्बेडकर ने रिलीज किया, महार रेजिमेंट तो रस्टोर हो गई, चमार रेजिमेंट नहीं। आज जब भर्ती होती है पंजाब में तो बड़ी बात में सिखों ने जोर लगाया, सिख एयरलाइन बन गई। तो 2 हैं रेजिमेंट, एक सिख है। इशू पार्लियामेंट्री कमेटी ने तो कमीशन फॉर SC/ST ने भी लिखा है 1955 में एलएम के काम किया, उन्होंने लिखा पैरा होनी चाहिए नीति रिपब्लिक के खिलाफ। पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं था, जब डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया गया एफडीएस के लिए और भी 3 तरफ के आए, उनके सामने बात रखी कि अंग्रेजों ने इस चमार रेजिमेंट के बारे में ये लिखा था, सर्टिफिकेट्स हैं कि आधी खुराक पर इन लोगों ने बहुत काम किया। इस सवाल को आदरणीय मौर्य जी ने कई बार पार्लियामेंट में, एरिया पेरुमल कमेटी ने भी इसका 2.5 पेज का रोक दिया। श्रीमान वाजपेयी जी ने 1957 में और 1959 में राज्यसभा में 2 भाषण दिए हैं, उससे बेहतर भाषण हो नहीं सकता है। मैंने उन्हीं के भाषण की वो कॉपी उनके पास दी। उनको ये तो याद था कि मैंने इस सब्जेक्ट को बोला था, एग्जैक्ट वर्ड क्या थी उनके पास। एक बार वर्किंग कमेटी में सवाल उठा था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बाद में वाजपेयी जी ने कहा इसको किसी और फोरम से उठाओ। जब वेंकटरमन जी प्रधान थे, राष्ट्रपति थे इस देश के, मैंने 10 लाख आदमी औरतों के अंगूठे दस्तखत करवा के उनको एक मेमोरेंडम दिया था इसी आर्मी में रिप्रेजेंटेटिव के बाद। और आज जो गुजरात के गवर्नर हैं श्री सुंदर सिंह भंडारी, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी के, मैं मोर्चे के चेयरमैन के नाते गए थे, हम डेपुटेशन लेकर राष्ट्रपति के। अम्बेडकर का नाम पसंद नहीं है तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से बना दो, जिसमें सब कास्ट के आ सकें, नहीं तो 21वीं सदी की रेजिमेंट का नाम रखते हैं। हम इस देश के लिए कम से कम अपने आप को कुर्बान तो कर सकें, यह हमारे से अपनी चीज है। इस इश्यू पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है गवर्नेंस। मुझे कहा गया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं आता कौन आर्मी का। मैंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव कर दे। जब फौजें बढ़ती होंगी तो इंप्रूव होगी। उसमें ये भी है कि सोशल कंडीशन सवाल नहीं है। आर्मी में जो शेड्यूल कास्ट भर्ती होके जाएगा, वो जब छुट्टी आएगा, रिटायर होके आएगा, जिस माहौल में वो रहा है, घर पर आने के बाद अनटेस्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने सामने रेगुलेशन नहीं होने देगा, ऑटोमेटिकली एक रेवोल्यूशन आएगा। ये 2 आइटम्स जमीन वाली 3 करोड़ फैमिली में डिवाइड हो गए। 3 करोड़ फैमिली में 4-4, 5-5 आदमी एक फैमिली में, और 15-20 करोड़ आदमी को इमीडिएटली
आर्मी में भर्ती होने से बहुत बड़ा लाभ है। ये तो हो गया काम कमीशन में या कुछ करूंगा, कुछ अफसर बन जाएंगे, कुछ मिनिस्टर एमएलए एमपी बन जाएंगे। आज हम 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और अफसर बना, ये 50 लाख की फौज डॉक्टर अम्बेडकर ने खड़ी कर दी है। इस फौज का भी तो फर्क बनता है, तो करोड़ों लोगों के लिए। और उसके लिए छोटा सा सुझाव है कि हम छोटे से लेकर बड़ा एम्प्लॉय तक 3 महीने में 1 दिन की तनख्वाह देते, जो उनकी एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे। उस संस्था का नाम रख सकते हैं, मेरे दिमाग में एक है छोटा सा अम्बेडकर सेवा संस्थान, लेकिन नाम आप बता। हम चाहेंगे कि जनरल नाम के नीचे कुछ विंग्स बनाएंगे, एक शिक्षा के लिए जो सिर्फ शिक्षा का काम है, एक सोशल एक्टिविटीज के कारण, शराब ना पियो, शादी में ज्यादा खर्चा को बहुत अच्छी ख्याल नहीं, एक इकोनॉमिक लिफ्ट के लिए। ये अगर हम बढ़ा लें, 2 चीजें जरूरी हैं। लोग कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे दिल से, ठीक है, जिन लोगों के कारण हम आए हैं उनके लिए हमारा फर्ज बन जाता है, और हमें दिली खुशी होगी कि हम 1 दिन की तनख्वाह दे रहे हैं, वो भी 3 महीने में, उनके लिए दिन के नंबर का सारा लेकिन 2 चीजें वो लोग मांगेंगे हम, इस बात की गारंटी हो हमारा पैसा खोने को नहीं, और जो ढांचा बनेगा वो ईमानदार आदमी का ढांचा। इसके लिए मैं इंडिविजुअल समझ रहा हूं, कुछ फाइनल से कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जवाहर लाल जी ने ONGC में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है, वो पहले ही कलेक्शन करके अपने लिमिटेड स्फीयर में काम करते हैं। जो पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर हैं या अफसर हैं, वो अपने पूरे स्फीयर में वैल्यूएबल काम करते हैं। उनके सामने जो केस आता है उसकी मांग करते हैं। लेकिन कई बार तो ये होता है कि अगर इंदिरा आवास योजना में मकान मिलना है तो वो भी हमारे चपरासी के भाई को मिलेगा। अप्रोच है, वो भी डिजर्विंग आदमी को नहीं मिल पाता। हमारा जो लिमिटेड सर्कल है उसी ने हमारी मदद करी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई, इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं, मेरे एक साथी ने बड़ा अच्छा सुझाव मुझे दिया, आज बात कर रहे थे, ऐसा है बहुत सारी नदियां हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं। जो नहर है, नदी है, दरिया है, उसके मुताबिक उनका स्थान तो ठीक करके उनको लगे हम इंडिविजुअल्स भी हैं, वो भी उनको रिकग्निशन मिल जाए। और मैं ये चाहता हूं इसका 14 अप्रैल को उठाए दावा साहब के, उससे पहले हमें डिफरेंट स्टेट्स में जाना है। पॉलिटिशियंस ये समझते हैं ये अफसर अपने विश्वास ड्यूज है उसको लेना पड़ेगा। और दूसरा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हाई स्कूल लेवल तक आवासीय हरिजन और आदिवासी के लिए स्कूल बना दिया जाए। एक वेलफेयर मिनिस्ट्री को कहा जाए कि हमारे प्रेसिडेंट है अपने इसमें एक बता देता हूँ आपको, ये गवर्नर्स कमेटी जो है सर्विसेज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सर्विस नहीं करे सर, स्कूल बना दे सारे डिस्ट्रिक्ट को 2-2 करोड़ रुपया 1 साल में मिलता है बांटने के लिए। वो कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मिशन टेक्नोलॉजी का, ऐसी बहुत सारी चीजें डिटेल की चीजें हैं। शिक्षा एक विंग होगा, उस पर रखें सर। इसमें आप यहाँ तक कि अच्छा सवाल है शिक्षा का, एक नेशनल स्टैंडर्ड को से करें, और जो संस्था की बात है कि हम संस्था से करें। अगर हम सोचें कि गवर्नमेंट के सारे कुछ हो तो वो कुछ हो नहीं पाएगा। हम स्कूल या कॉलेज का नाम ही अम्बेडकर के साथ जोड़ के करें, जो संस्था जो है वो चलाएगी, और एक अच्छे जो देश के जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनके जरूर कर देंगे। और इसमें आप ये दर्द खुशी हुई कि आपने संगठन जी सारे काम करेगा और सबको डर लगेगा इससे करें। इसके बारे में एक चीज मैं इत्तेफाक से भूल गया, वो जो काम होगा ना 53 साल के बाद तो कुछ शुरू करेंगे, गवर्नमेंट की कमेटी बनेगी या वॉचडॉग कमेटी होगी। हमारा जो ये संगठन है ये सबसे बड़ी वॉचडॉग कमेटी है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक हम कहेंगे ये गवर्नमेंट का पैसा फलां स्कीम के लिए आया, खर्च क्यों नहीं हो रहा, हम अपने आप को उसके साथ इन्वॉल्व करेंगे। ये भी एक वॉचडॉग कमेटी बन जाएगी। सर, जैसे आपने कहा कि लेदर बोर्ड की स्थापना की है और लेदर बोर्ड के साथ टेक्निकल शिक्षा का, जैसे मान लो आजकल जो प्राइमरी शिक्षाएं दी जा रही हैं, प्राइमरी शिक्षा में कोई शिक्षा नहीं दी जाती, केवल हमारे बच्चों को शिक्षा से वो किया जा रहा है। सभी हमारे लोग, अब हमारा जो समाज इतना नहीं है कि पब्लिक स्कूलों में हमारे बच्चे जा सकें, ठीक है, लेकिन आज जो एमसीडी के स्कूल हैं या और चीजों के स्कूल हैं उसमें बच्चों को पढ़ाते नहीं, अपने आप जो लेडीज हैं स्वेटर बन रही है, गपशप करते हैं, कोई पढ़ाता है, कोई लिखाता है। तो अगर हमारा जो है जो संस्था के द्वारा अगर टेक्निकल स्कूलों और पब्लिक स्कूलों की तरह से ही अगर उसकी स्थापना की जाए तो बेटर रहेगा, जिससे कि शिक्षा का हमारा आधार भी बढ़ेगा और हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, जिससे हमारे लोगों को अच्छा वो होगा। और बताइए आप लोग भी मतलब ऐसी मतलब विशेष बातों के बारे में जो राज्यपाल महोदय दे सकते हैं, आप सभी लोग सामूहिक रूप से प्रचार कर सकते हैं। अभी जब उनका बताइए शिक्षा की जैसी है, खासतौर से जिसकी कमी है और जो की जाए, और जिससे कि हमारा जो विकास और तेजी से हो सके, और जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमारी डिस्क्वालिफिकेशन है, जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो मीट किया सर। और दूसरे को दे देते हैं, जो मध्यम जो होता है, जो दूसरे लोग उसका फायदा उठा जाते हैं। तो जब अगर हमारा अपना बोर्ड होगा, अपना सारा कुछ होगा, तो उसको हम उससे जो हमारे जो श्रम लोग हैं जो बनाते हैं और उसको हम उनको सप्लाई करें और वो उसका दूसरी तरह से उसको आगे बढ़ाएं। उससे हमारे लोगों को श्रम भी मिलेगा और पैसे की भी इकोनॉमिकल आर्थिक आजादी मिलेगी और इससे हम आगे मस्तिष्क का विकास भी होगा। आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन इकट्ठा करके उसको डेवलप किया जाए। और दूसरा एक इसमें मेरी एक वो है, एक चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, अपनी यूनिवर्सिटी हो, जिससे क्या होगा कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट निकला, उसमें सारी व्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सारी कंप्यूटराइज हो, इस तरह का सारा व्यवस्था हो। उससे क्या होगा, उससे आपका जो मस्तिष्क का विकास भी होगा, आर्थिक विकास होगा और आपके लोगों को वो मिलेगा। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। दूसरे मैं एक और बात कहूंगा, ये तो राज्यपाल साहब महोदय के सामने कहना चाहूंगा, मैं आ गया हूँ। पर ज्यादातर जो उत्पीड़ित और शोषित लोग हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा भार पड़ रहा है। हमारा इस समय काफी समय से संघर्ष कर रहा हूं और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी एक मैं राष्ट्रीय प्रगतिशील विचार मंच चलाता हूं। उसके आधार पर मैंने काफी उस पर सोच समझ करके मैंने कहा है कि एक जो है जिस तरह से आईएएस और आईपीएस का कमीशन है या जैसे यूपीएस है, उसी तरह से जुडिशियरी का एक कमीशन बनाया जाए जिसमें न्यायिक विदों की परीक्षा हो और एक चेयरमैन हो, चेयरमैन के साथ वाइस चेयरमैन हो, उसकी अवधि 1 साल की हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं वो नॉमिनेटेड होकर के वो न्यायविद के द्वारा जिस तरह से परीक्षा आईएएस और आईपीएस और आईएफएस के लोग करते हैं उसी तरह से इसमें परीक्षा हो और 1 साल के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बदलने जाना चाहिए प्रत्येक जात का होनी। इस तरह का ये सुझाव है, ये बहुत ही विचारणीय है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। अपना मैं रंजीत कुमार सावरे हूँ, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर हूँ। व्यवहार दफ्तर लिख रहे हैं क्या इसका? हाँ, लिख रहे हैं। मैं जी व्यवस्था करा दीजिए जिससे कि वर्ड हो सके कमेंट्स। सर, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा सबसे मेन टारगेट होना चाहिए, जिसके कारण कि हम पिछड़ पे जा रहे हैं। यदि ये डेवलपमेंट हो जाता है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक डेवलप होती रहती हैं। इसके लिए चाहिए जैसे कोऑपरेटिव स्टोर होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती हैं, उसमें कोऑपरेटिव स्टोर यदि बनाए जाएं तो SC/ST ही हो उसमें जो अपने कोऑपरेटिव स्टोर चलाएं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। उससे क्या गवर्नमेंट भी उससे उनकी मदद कर सकती है। जैसे आपने लैंड के बारे में बताया कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दीजिए, वो लैंड को एक्वायर करके वो अपने उसको डेवलप करे। उसमें कोऑपरेटिव शहरों में कोऑपरेटिव स्टोर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो लैंड है वो तो एग्री